रमनजीत आप लोगों के बीच में वोट मांगने नहीं आया है। मत दो मुझे वोट, मत दो। लेकिन मैं इस क्षेत्र का विकास चाहता हूँ। मेरा सपना है कि क्षेत्र के हर एक बच्चे के सीधे हाथ में एक एक लैपटॉप और बाएं हाथ में एक एक स्मार्टफोन हो। लेकिन मेरे और इस विकास के बीच में कुछ लोग कांटा बनकर दीवार बनकर खड़े हैं। लेकिन बता दूं मैं उन्हें, मेरे जीते जी ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो लाल है तो मैं कमाल हूं, अगर वो तीर है तो मैं तोप हूं। साथियों, आपने ऐसे नारे अक्सर सुने होंगे। ये ना जो नारा है, ये न्यूटन मूवी का शुरुआती नारा है, जिसमें एक नेता चुनावी माहौल के दौरान शुरू में जनता के सामने चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है, उसे लुभा रहा है। तो साथियों, आपने सही समझा। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के तहत हम यह जानेंगे कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं और किस प्रकार से चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक मजबूत स्तंभ है और चुनाव कौन करवाता है। और ये अध्याय हमारी कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इस अध्याय में हम भारतीय चुनाव प्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, हम एक इंट्रोडक्शन की तरफ आगे चलते हैं। क्या आपने कभी शतरंज खेला है? शतरंज नहीं खेला या फिर कोई और गेम खेला होगा। फिलहाल हम शतरंज के उदाहरण की तरफ चलते हैं। शतरंज के खेल में एक घोड़ा होता है और घोड़ा 2.5 कदम चलता है, एल बनाता है। अगर आप खेले हैं तो अगर सोचो कि घोड़े की चाल जो है वो तय होती है शतरंज में, अगर वो 2.5 कदम की बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा। या फिर क्रिकेट में एम्पायर ना हो तो क्या होगा। दो टीम में क्रिकेट खेलनी है, उनके बीच में एक एम्पायर ना हो तो क्या होगा। प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और उन नियमों को यदि बदल दिया जाए तो उस खेल के परिणाम, रिजल्ट भी बदल जाते हैं। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष एम्पायर का होना भी बहुत जरूरी है साथियों, जिसे खेल के सभी खिलाड़ी उसे स्वीकार करें। उदाहरण के लिए अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा एम्पायर होता है, उसमें दो टीमें होती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रही है तो उनके बीच में एक एम्पायर है। क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं, जो भी अपील है वो अंपायर से कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है कि खेल हमारा बहुत बड़े तरीके से चल रहा है। जो खेल के बारे में सत्य है साथियों, वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव यानी इलेक्शन के बारे में सत्य है। चुनाव करवाने के लिए विभिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। चुनाव का परिणाम या रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव के नियम कैसे बने हैं। हमें चुनाव करवाने के लिए एक निष्पक्ष, यानी कि ना वो इधर की सुने ना उधर की सुने, वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष बिना भेदभाव के काम करे, ऐसी एक मशीनरी चाहिए। इसे हम सरकार के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो सरकार होगी वो अपने हिसाब से चलाएगी। तो हमें एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष मशीनरी हमें चाहिए। अतः चुनाव के नियमों को एक लोकतांत्रिक देश के संविधान के अंदर लिखा जाता है। अगर हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो वहां के चुनाव के नियमों को उस देश के संविधान में लिखा जाता है। जैसे भारतीय संविधान में भी भारत में होने वाले चुनावों के बारे में लिखा गया है। अगर हम साथियों ये समझे कि इस अध्याय में, जो हमारा अध्याय 3 है, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसमें हम क्या समझने वाले हैं। तो साथियों, इसमें हम समझने वाले हैं चुनाव की विभिन्न विधियां, कि जो इलेक्शन होते हैं वो अलग अलग तरीके से किस प्रकार से किए जाते हैं, हम समझेंगे उससे आगे। फिलहाल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस अध्याय में वो ये है कि हम चुनाव की अलग अलग विधियों को जान पाए, समझ पाए। साथ में हमारे प्यारे भारत में जो चुनाव की व्यवस्था है उसको भी हम समझ रहे होंगे, उसकी विशेषता को हम समझ रहे होंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की क्या क्या प्रावधान है और उनका क्या महत्व है। कि भाई अच्छे तरीके से चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो,
वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना जाए, बल्कि जो जनता वोट दे रही है उसी के आधार पर उनका प्रतिनिधि चुनकर आए। और साथ में चुनाव सुधार पर होने वाली बहस को भी हम समझ रहे होंगे कि चुनाव का जो प्रोसेस है वो कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं समय के हिसाब से, उसमें हम किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं, उसमें एक डिबेट चल रही है, हम लोगों के बीच में नहीं, एक विद्यमान ग्रुप के बीच में वो डिबेट चल रही है। फिलहाल साथियों अभी हम आगे चलते हैं, हम समझते हैं पहला टॉपिक, चुनाव और लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब साथियों, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन चलता है। मतलब कि जो शासन करते हैं वो लोग ही होते हैं, लोगों का होता है, कोई राजा महाराजा नहीं होता, कोई देवता प्रतिनिधि नहीं होता। और वो किसके लिए काम करता है? लोगों के लिए करता है। और वो किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा। तो मतलब कि अगर अपने क्षेत्र के विधायक, सरपंच वगैरह को देखेंगे, वो हम लोगों के बीच में थे, तो वो एक तरीके से बता रहे हैं लोगों का शासन है, यहाँ पर कोई भी खड़ा हो सकता है। और किसके लिए है? लोगों के लिए, हमारे लिए है। और किनके द्वारा सॉरी, और वो किनके द्वारा चुने गए हैं? लोगों के द्वारा, यानी हमारे द्वारा चुने गए। अब दो प्रश्न हमारे सामने, दो सवाल हमारे सामने आते हैं। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या बिना इलेक्शन के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव कायम रह सकता है? ये दो सवाल हैं कि भाई हम चुनाव भी ना करें, वोट भी ना डालें और लोकतंत्र भी बना रहे, या फिर बिना लोकतंत्र के चुनाव करवा लें, भाई कोई भी एक राजा महाराजा वो अपना बार बार चुनाव करवाते जा रहा है। ऐसा संभव है क्या? इस पर हम सवाल पे चर्चा करने वाले हैं। अगर हम साथियों पहला सवाल लें, तो हमारा पहला सवाल है, हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। तो हमारा पहला सवाल है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता? नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जो भी एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां पे चुनाव होना अवश्य है। बड़ा ही छोटा देश भी वहां पे चुनाव होना बहुत आवश्यक है। कोई भी फैसला लेने में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी, अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। अब साथियों हमारा संविधान नियम बनाता है कि फैसला कौन लेगा? हमारी संसद, हमारी विधानसभा में जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारा फैसला लेते हैं। लेकिन वो प्रतिनिधि कैसे गए? कोई विधायक चुन के गया है, कोई पार्षद चुना है, कोई सांसद चुना है, तो वो कैसे चुन के गए? उन लोगों को हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हुए उनको चुना है। उदाहरण के लिए एक कोई भी विधानसभा होगी, जैसे उदाहरण के लिए मैं दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा का नागरिक हूँ, तो मेरी विधानसभा से कोई लोग खड़े हुए विधायक के उम्मीदवार के रूप में, और हमने किसी एक व्यक्ति को चुनाव के रूप में उसे वोट दिया और उसे चुन के अपनी कहाँ भेजा? विधानसभा में। और वो विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपने क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी, बड़ा देश है। अब सोचो बहुत बड़ा देश है, उसमें हर एक नागरिक थोड़ी पार्ट कर सकता है कि भाई मुझे कानून बनाना है तो मेरा मानना ये है, मेरा मानना वो है। तो वो क्या करते हैं कि अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधियों को चुन के विधानसभा में, संसद में वो भेजते हैं। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत जरूरी है। अब बात आ गई साथियों की, आप बोलोगे कि रमन जी कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि या नेता को चुन के भेजा, तो ये लोकतंत्र तो इनडायरेक्टली हो गया ना, कि भाई हम किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं, फिर वो जाके विधानसभा में काम कर रहा है, संसद में काम कर रहा है, ये हम थोड़ी फैसले ले रहे हैं, वो तो वो फैसले ले रहा है। तो साथियों इसी को कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी। यानी कि हम किसी एक व्यक्ति को चुन के भेजते हैं, वो संसद में, वो विधानसभा में जाकर के फैसला लेता है। तो वहीं एक और डेमोक्रेसी की फॉर्म है, एक स्वरूप है, उसका नाम है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोगों में नागरिक जीवन के रोजमर्रा के जो फैसले होते हैं वो कौन लेता है साथियों? डायरेक्ट नागरिक लेते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में
जो फैसले लेता है सरकार चलाने के, नागरिकों के हित में फैसले लेता है, वो डायरेक्ट लोग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने ग्रुप को देख सकते हो कि आपका जो एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, आप एक ट्रिप की योजना बनाते हैं कि भाई चलिए हम कहीं घूमने चलते हैं या फिर आज पार्टी करते हैं। तो आप उसमें क्या सबकी राय लेते हो, भाई मैं पार्टी में मोमोज खाऊंगा, भाई मैं छोले भटूरे खाऊंगा, तो आप सबके हिसाब से चीजें लेके आ जाते हो। अगर सोचो यही आपको एक बड़ा इवेंट करना पड़े, आपको एक शादी करनी पड़े, पार्टी की जगह छोटी पार्टी की जगह शादी करनी पड़ रही है, उस शादी में आप क्या करोगे? हर एक जो आने वाला बाराती है, घराती है, उससे आप ये थोड़ी पूछोगे भाई खाने में क्या खाओगे बताओ? आप अपने हिसाब से कैटरिंग वाले के पास जाओगे, हलवाई के पास जाओगे, बोलोगे जो भी अच्छा है भाई उसके हिसाब से बना लो। आप एक तरीके से उनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो वही, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो सभी नागरिक आपस में मिलकर फैसला करते हैं, इनडायरेक्ट लोकतंत्र में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक सवाल आपको पूछ सकते हैं, निर्वाचन क्या होता है साथियों? प्रतिनिधियों के चुनने की विधियों को चुनाव निर्वाचन कहते हैं। निर्वाचन मतलब चुनना, कि आप जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, मतदान के माध्यम से चुनते हैं, तो वो निर्वाचन होता है। तो साथियों निर्वाचन को आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि निर्वाचन अपने प्रतिनिधियों को चुनना होता है। इससे जुड़े काफी सवाल आएंगे, निर्वाचन आयोग क्या है, तो आपको समझ में बैठ जाएगी भाई निर्वाचन जो प्रतिनिधियों को चुनने से संबंधित है, चाहे निर्वाचन आयोग हो आए या निर्वाचन से संबंधित स्थल आए, क्षेत्र आए, कुछ भी आप समझ जाइए, बस आपके प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका है निर्वाचन। अगर हम अपनी अगली स्लाइड पे चलें तो हमारा है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न साथियों हमारा क्या था? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव कायम रह सकता है? अब आप सोचिए कि एक क्षेत्र में राजा महाराजा रहते हैं, एक राजा रहता है और वो नागरिकों को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए बोलते हैं चलो हम वोट कर लेते हैं, इलेक्शन कर लेते हैं, और वो इलेक्शन ऐसे लोगों से करवाता है जो कि उसके फेवर में सारा काम करते हैं। भाई किसी दूसरे प्रतिद्वंदी को उसने खड़ा नहीं होने दिया, अगर खड़ा होने दिया तो उसको प्रचार प्रसार नहीं करने दिया, तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? क्या वो लोकतांत्रिक होगा? क्या नहीं होगा साथियों। अगर आप उदाहरण के लिए, अगर आप जैसे हमारे शासन भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कल को वो एक ऐसा फैसला बना दे जिसमें भाई भाजपा के सदस्य ही चुनाव लड़ पाएंगे, तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? नहीं होगा। जबकि राजनीति में सभी की भागीदारी आवश्यक है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, हमें यह बताता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत से गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए, लोकतांत्रिक बनाने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, आतुर होते हैं। इसलिए वो चुनाव अपने ढंग से करवाते हैं ताकि उनके कोई शासन पे कोई खतरा ना आ पाए। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम, कायदे, कानून बनाने का काम विधायिका यानी संसद पर छोड़ा जाता है। ये मूलभूत नियम हमें बताते हैं, चुनाव के बारे में ये नियम हमें बताते हैं कि इलेक्शन में वोट कौन डालेगा साथियों, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, कि वोट कौन डालेगा और चुनाव फाइट कौन कर सकता है, वो कौन योग्य है, कौन चुनाव की देख रेख करेगा, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसा होगा। इस मामले में भारतीय संविधान में भी नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं साथियों। पहला कानून तो यही है कि भाई 18 साल की जो भी व्यक्ति है, जो भारतीय नागरिक है, वो इलेक्शन दे सकते हैं। और जैसे विधायक के इलेक्शन में, सरपंच के इलेक्शन में, सांसद के इलेक्शन में जो अपना खड़ा होना चाहता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसके लिए अलग-अलग योजनाएं हैं, अलग-अलग योग्यताएं हैं। उसको हम अपने अलग अध्याय में, संसद वाले अध्याय में पढ़ रहे होंगे। फिलहाल अभी हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, उसमें हमें जानना है भारत में चुनाव व्यवस्था, इलेक्शन प्रोसेस भारत में कैसा होता है। तो साथियों
लोकतंत्र में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा ही तय करती है कि चुनाव कौन जीतेगा। कौन वोट देता है? जनता वोट देती है साथियों। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, अपनी पसंद बताने के अनेक तरीके हो सकते हैं, और उनकी पसंद की गणना, उनको गिनने के भी अनेक विधियां हो सकती हैं। अब आप बोलोगे कैसे हो सकती है, तो कंफ्यूज मत होइए साथियों। अभी हम जैसे जैसे हमारा अध्याय आगे खत्म होता रहेगा, वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती रहेगी। आप वीडियो देखिए, साथ में एनसीईआरटी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, हालांकि जो हमारा कंटेंट है वो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है, ऑथेंटिक है, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की दोबारा पढ़ना। अगर दोबारा वीडियो देखनी पड़े तो दोबारा भी देखना, गूगल भी कर सकते हैं, दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो भारत में चुनाव में कौन जीतेगा और मत की गणना कैसे होगी, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक नियम है, उसको हम जानते हैं। जो सबसे आगे वही जीते, ये हमारी एक पॉलिसी है। जो सबसे आगे वही जीते। तो साथियों, हमारी एक केस स्टडी है, एक उदाहरण हमें दिया गया है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती थी, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 48% वोट ही मिले थे। मतलब कि कांग्रेस पार्टी, पूरा जो भारत था उसमें 400, सॉरी, जो पूरा भारत था उसमें 543 सीटें थी, यानी पूरे 543 सदस्य चुने जाने थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? 415 सीटें उसे मिली थी, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो पूरे वोट मिले थे पूरे भारत में, वो 48% ही वोट मिले थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान दिया, उनमें से केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। भाजपा जो थी, भाजपा को 7.4% वोट मिले थे, लेकिन उसे जो सीटें मिली थी वो केवल 1% सीटें मिली थी। आप इसका एक उदाहरण आमतौर पर क्लास में भी ले सकते हैं कि आपकी जो क्लास है, आपके टीचर क्वेश्चन करते हैं आपकी, जैसे आप मान लीजिए 100 बच्चे हैं, आपके टीचर बोलते हैं कि जिसके सबसे ज्यादा पक्ष में वोट होंगे हम वही खेल खिलाएंगे। आपके पास 5 विकल्प थे, 3 विकल्प थे, मान के चलिए 3 विकल्प थे, एक फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट, ये 3 विकल्प हैं। आपके सभी साथियों ने वोट दिए, किसी ने क्रिकेट को चुना, किसी ने फुटबॉल को दिया, किसी ने बैडमिंटन को दिया, और 40 वोट मिले क्रिकेट को, 40 वोट मिले क्रिकेट को, और बाकी सभी को 30-35 ऐसे मिले। तो साथियों ये बताइए कौन जीता? जीता कौन? क्रिकेट वाला पक्ष जीता, कि भाई क्रिकेट वाला पक्ष जीत चुका है, अब उसके अनुसार खेल खेलेंगे। लेकिन आप सोचिए साथियों, जो 40 वोट मिले थे, लेकिन 60 वोट आपके 60 विद्यार्थी तो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो वही उदाहरण है, जो सबसे आगे रहता वही जीत जाता है। तो वही उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन किया जाता है, जिसे जो सबसे आगे वही जीते उसे जाना जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं, जो कि मैंने आपको उदाहरण के साथ बता दिया है, समझा दिया है। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो साथियों, ये लोकसभा के लिए पूरे देश को इतनी सीटों में बांट दिया जाता है। राज्यसभा का प्रोसेस अलग है, वो हम अलग से समझ रहे होंगे। तो पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, चुने जाने वाले क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि, एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है।
अगर सोचिए दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, तो लोकसभा से प्रत्येक सीट से एक व्यक्ति और पूरे दिल्ली से 7 व्यक्ति चुने जाएंगे। और वो किस आधार पे चुने जाएंगे? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और वही विजयी घोषित किया जाएगा। विजयी प्रत्याशी के लिए ये जरूरी नहीं है वो कुल वोटों का बहुमत प्राप्त करे। मतलब कि अगर आदर्श नगर का कोई क्षेत्र है तो उसमें अगर 100 जनसंख्या रहती है तो 50 जनसंख्या प्लस में 51 लोगों का मत समर्थन में नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि वो जो सबसे ज्यादा उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट अगर ले आया तो वो जीत जाएगा। अगर 10 लोग खड़े हुए उस क्षेत्र में और उसे प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 वोट और जो विजयी उम्मीदवार है उसे 11 वोट मिल गए, तब भी वो विजयी माना जाएगा। और इसी विधि को हम जो आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जो सबसे आगे वही जीते। यानी चुनावी दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाएगा वही विजयी होता है। भारतीय संविधान लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के चुनाव में इसी प्रणाली को स्वीकार करता है साथियों। अगर साथियों हम अपनी अगली स्लाइड पर चलें तो इलेक्शन करने की, गिनने की एक अलग प्रणाली है, उसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो साथियों जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसका मतलब यह है जिस पार्टी को जिस अनुपात में वोट मिलेंगे उसी के आधार पर उसे सीट मिलेगी। जैसे 1984 में कांग्रेस को 48% वोट मिले थे तो 48% सीटें ही मिलेंगी, इस आधार पर है। अब एक बार जान लेते हैं डिटेल में। एक उदाहरण है, केस स्टडी है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें मिलती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलता है। अनुपात मतलब रेशियो, जितने वोट उतनी सीटें, जितने प्रतिशत। प्रत्येक पार्टी चुनाव में पहले प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी करती है। कि जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि ए पार्टी है, उसने 10 कैंडिडेट निकाल दिए कि भाई 1 2 3 4 5 6, उनकी गिनती उनके नाम है, 10 कैंडिडेट निकाले। दूसरी पार्टी ने 1 2 3 4 5 6 10 कैंडिडेट निकाल दिए और उनके क्षेत्र में 5 सीटें ही हैं, या फिर कहें उनके क्षेत्र में 15 सीटें। कितनी सीटें साथियों? 15 सीटें। अब सोचिए जो ए पार्टी है और बी पार्टी, उन्होंने 10-10 कैंडिडेट निकाल दिए, लेकिन बी पार्टी को 10% वोट मिल जाते हैं, उसको 10% वोट मिल जाते हैं, तो उसके 10 कैंडिडेट उस क्षेत्र में चुनाव प्रतिनिधित्व करेंगे। तो प्रत्येक पार्टी चुनाव में सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी करती है और अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची से ही चुनती है। अगर उसे 10% वोट मिले हैं किसी पार्टी को, तो जितनी सूची जारी करी है उसने, उसके 10% जो टॉप के बंदे होंगे उनको वो रिप्रेजेंटेटिव बना लेगी। चुनाव की इस प्रणाली को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा गया है साथियों। भारत में भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन जनता के चुनाव में नहीं, जब जिसमें जनता डायरेक्ट भागीदार होती है उस चुनाव में नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जटिल स्वरूप को अपनाया गया है और हमारा संविधान उसे प्रस्तावित करता है। उदाहरण के साथ समझते हैं, केस स्टडी ले लेते हैं हम राज्यसभा कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कैसे होता है। तो साथियों हमारे संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। और जो लोकसभा है उसको जो सदस्य होते हैं डायरेक्ट कौन चुन के भेजता है? नागरिक चुन के भेजते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हर एक राज्य की विधानसभा से चुन के आते हैं कि हमने अपने राज्य के विधायकों को चुना और विधायक एक-एक सदस्य अपने राज्य के कोटे के हिसाब से
राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजेंगे। उदाहरण के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व का तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा चुनावों में देखने को मिलता है। इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। साथियों, इसे समझ लेना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है कि कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके आगे की एग्जाम की तैयारी में भी वो पूछ सकता है। बतौर नागरिक हमें ये समझना जरूरी है। प्रत्येक राज्य को सबसे पहले क्या करते हैं, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का एक निश्चित कोटा प्राप्त होता है। जैसे जैसे दिल्ली में 3 राज्यसभा सदस्य चुन के जाएंगे। उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश में से 20 राज्यसभा सदस्य चुन के जाएंगे। अलग अलग निश्चित कोटा होता है। आप इसे गूगल से भी देख सकते हैं कि कितना कोटा प्राप्त है। राज्य की विधान सभा के विधायक लोग इन सदस्यों को, इन उम्मीदवारों को वोट देकर चुनते हैं। कैसे चुनते हैं साथियों? मतदाता को चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता, प्राथमिकता, प्रायोरिटी के क्रम में वोट देना होता है। अब बोलेंगे कि जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को कितने वोट चाहिए होते हैं? तो साथियों, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे हम इसे मैं मार्क भी करता हूं। जीतने के लिए साथियों किसी प्रत्याशी को एक मत का निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। एक कोटा है, उसे प्राप्त करना होता है, जो कि नीचे है। यहाँ पे है कुल मतदान और कुल विजयी उम्मीदवार प्लस में 1 और प्लस में 1। ये हमारा फॉर्मूला है। उदाहरण के साथ इसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। कंफ्यूजन या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उदाहरण है साथियों, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पे 403 विधायक हैं और 403 विधायकों को राज्यसभा के लिए 11 विधायक चुनने हैं। जो उम्मीदवार हैं, 11 विधायक चुनने हैं। सॉरी, यहाँ पे विधायक गलत हो गया है, 11 सांसद चुनने हैं। राज्यसभा के सांसद 11 सांसद चुनने, इसे थोड़ा सा मैं कट कर देता हूं। तो साथियों, हमारे कुल विधायक 403 और हमें कितने राज्यसभा के सांसद चुनने हैं? 11। तो यहाँ पे 403 बटे में कुल जितने चुनने हैं हमें प्लस में 1 और फिर प्लस में 1। तो यहाँ पर ये हमारा इतना हो गया, फिर हम इसे भाग करेंगे, फिर प्लस में 1। तो मतलब कि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे? 33 प्लस 1 मतलब 34 विधायकों का उसे समर्थन चाहिए होगा साथियों। तो ये था हमारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। अगर हम अगली स्लाइड पे चले साथियों, तो हमारे टॉपिक है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार किया, यह प्रणाली भारत में क्यों चल रही है। तो साथियों, इसके बहुत सारे कारण हैं। आपने देखा कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली काफी जटिल है, उसे समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि छोटे देश में तो लागू हो सकती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में उसे लागू करना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। और साथ में इसके बहुत सारे कारण हैं उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है। उसके लिए सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को समझना बहुत ही सरल है। हम जैसे सामान्य नागरिक उसे समझ सकते हैं, और जो पढ़ लिख नहीं पाए वो भी उसे समझ सकते हैं, वोट दे सकते हैं अपनी समझदारी से। कि जाहिर सी बात है, आपके क्षेत्र में जो खड़ा हुआ, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, वो जीत गया। आसान है, आप समझ सकते हैं। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दल में ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों का चयन करने भी ऑप्शन देती है। सोचिए, आपके क्षेत्र से 5 व्यक्ति खड़े हुए, तो 5 के 5 व्यक्ति आपके क्षेत्र से होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, आप उनको चुन सकते हो। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आप नहीं चुनते, आप तो बस वोट देते हो पार्टी को। पार्टी जो अपने टॉप लिस्टर्स होते हैं, जो उनके टॉप उम्मीदवार होते हैं, उनको लाके खड़ा कर देती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आए भाई। तो सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली जो भारत में लागी है, वो वोट देने का अधिकार तो देती है, साथ में प्रतिनिधि
चुनने का विकल्प भी वो देती है। संविधान निर्माता समझते थे बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, तीसरा कारण जो है। अब साथियों ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कॉम्प्लिकेटेड है और बहुमत नहीं मिल पाता इसमें जल्दी। उदाहरण के लिए हम देखें कि अगर दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं साथियों, कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं और उस विधानसभा में किसी पार्टी की सरकार बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 70 का आधा 35 जमा में 1 36 सीटें चाहिए। 36 विधायक उसके जीत गए तो वो उसके शासन चलेगा। वही देश में जितनी सीटें उसका आधा प्लस में 1, तो इस पर बहुमत मिलने में आसानी होती है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट करती है कि भाई आप विभिन्न सामाजिक वर्ग से एकजुट हो जाओ, हमें मिलकर अपने क्षेत्र के एक कर्मठ उम्मीदवार को जिताना है। इस प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था भी उभरती है। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए 2 प्रतियोगी पार्टियां उभर के आ जाती हैं, जो बारी-बारी सत्ता परिवर्तन होता रहता है। और अगर कोई एक सत्ता में है जिसका शासन चल रहा है, एक विपक्ष में है, तो वो जो सत्ता वाली पार्टी को बार-बार बता सकती है कि आप गलत कर रहे हो, उसका विरोध कर सकती है। और गठबंधन की राजनीति के फलस्वरूप अन्य दलों को भी महत्व बढ़ रहा है। फिलहाल साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्द हम इस वीडियो का सेकंड और अंतिम पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। आपको समझ में आया है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं? आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। कुछ डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।